Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. लीगल लेक्चर्स की सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हमारा सब्जेक्ट है लॉ ऑफ एविडेंस या कानून शहादत 1984। हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, इंफॉर्मेटिव भी। और ये लॉ ऑफ एविडेंस का ये हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है फैक्ट का, उसके अंदर लॉ ऑफ एविडेंस का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक ही यही है। क्योंकि जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी आपको ये बताया था कि अगर आपने लॉ ऑफ एविडेंस को समझना है तो आपको इसके अंदर फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट एंड इशू को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी वाक़े के अंदर कौन कौन सी बातें हैं जो फैक्ट एंड इशू होती हैं, रेलिवेंट फैक्ट होती हैं या इररेलेवेंट फैक्ट्स होती हैं। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसको मैंने अपने पिछले रेलिवेंसी, बेसिकली ये चैप्टर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का ही है, लेकिन ये जो 3-4 सेक्शन है इनके अंदर एक सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से रिकॉर्ड किया क्योंकि ये भी वजाहत तलब टॉपिक था, डिटेल डिस्कशन करने वाला टॉपिक था। तो इसलिए मैंने इसको इस पूरे चैप्टर से अलग से ये 2-3 जो सेक्शंस हैं इनको रिकॉर्ड किया। हमारा आज का टॉपिक है एज नॉनली, जो जाना जाता है प्ली ऑफ एलिबाई, जिसके नाम से इसको तमाम लोग जानते हैं, लॉ के स्टूडेंट या अदर देन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से डील करने वाले लोग, ऑफिसर्स। और इसका लीगल जो मायनी है, लीगल जो इसके मीनिंग्स हैं वो है व्हेन फैक्ट इज़ नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। बहुत ही पचीदा है ये, अपने आप के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन है कि अगर आप ये कहें कि अभी दिन नहीं है लेकिन दिन है, अभी रात नहीं है लेकिन रात है, तो आई होप सो मैं इसको अच्छे से आपको न सिर्फ समझा पाऊँगा बल्कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको इस सेक्शन को समझने की मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और सेकेंडली इसके अंदर होता क्या था कि इससे पहले हमें जो भी टीचर्स, लॉ एक्सपर्ट्स हमें जब समझाते थे तो इस फैक्ट का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट हमें समझाया जाता था। वो क्या था? वो ये कि अक्यूज क्रिमिनल कैसे प्ली लेता है, ये फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट कैसे होता है क्रिमिनल के लिए। आज हम इसको ना सिर्फ क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे बल्कि विक्टिम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो रेलिवेंट नहीं होते विक्टिम के लिए लेकिन रेलिवेंट बन जाते हैं, और ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो क्रिमिनल के लिए रेलिवेंट नहीं होते लेकिन रेलिवेंट बन जाते हैं। तो हम इसके अंदर दोनों ग्रुप्स को पढ़ेंगे, दोनों ग्रुप्स को डिस्कशन करेंगे ताकि इससे मुतालिक कॉम्प्लिकेशन या एम्बिग्विटीज आपके माइंड के अंदर ना रहे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। फर्दर मोर मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फीस इसेंशियली है, अगर आपको लेक्चर पसंद आए, लेक्चर आपके लिए फायदेमंद हो, आपको पसंद आए, मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम शुक्रिया अदा करते चलें उन चंद दोस्तों का जिनके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल होते हैं, जो अपने कीमती वक्त में से हमें कमेंट्स करते हैं। हीरा अवान थैंक यू सो मच, अरूश महक थैंक यू सो मच, राबिया राजपूत थैंक यू सो मच मैम, अबीरा खान थैंक यू सो मच, सादिया सईद थैंक यू सो मच, शायान नासिर थैंक यू सो मच सर, बुशरा शौकत थैंक यू सो मच, रायान इरफान थैंक यू सो मच, वसीम ताहिर थैंक यू सो मच, मोहम्मद असलम थैंक यू सो मच सर, मियां नईम थैंक यू सो मच, इस्लामिक हब थैंक यू सो मच मैम। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर व्हेन फैक्ट इज नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, आर्टिकल 24 लॉ ऑफ एविडेंस या कानून शहादत 1984। सबसे पहले इस आर्टिकल को पढ़ ले और फिर मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको डिफरेंट पहलुओं से समझाऊंगा। व्हेन फैक्ट इज नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, अगर वो तजाद रखते हों रेलिवेंट फैक्ट के अंदर, मुतलका हकायक में, या फैक्ट इन इशू जो इशू क्रिएट हो रहा है उसके अंदर। इफ़ बाई देमसेल्फ, अगर वो आप खुद से, और एनी कनेक्शन या किसी राबते से, कनेक्शन से, विद अदर फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ, दे मेक द एग्जिस्टेंसी वजूद हस्ती बनाए, और नॉन एग्जिस्टेंसी या उसका कोई वजूद ही ना हो, और एनी फैक्ट इन इशू किसी भी फैक्ट इन इशू के साथ, और रेलिवेंट फैक्ट किसी मुतलका फैक्ट के साथ, हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल को यहाँ पर मैं वजाहत के साथ बयान करता चलूँ कि हाईली प्रोबेबल का मतलब होता है कि गालिब गुमान, मुमकिनात में बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है। इम्प्रोबेबल बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि ऐसा नहीं हो सकता। प्रोबेबल पॉसिबल नहीं होगा लेकिन पॉसिबल के करीब तरीन होगा। सेम ऐसे ही
इम्प्रॉबेबल इम्पॉसिबल नहीं होगा। नामुमकिन चीज़ तो नामुमकिन है ना जी। अगर हम ये कहें कि जी मैं हवा को पकड़ सकता हूँ, नामुमकिन है। मैं कहूँ कि मैं आसमान को हाथ लगा सकता हूँ, नामुमकिन है। मैं कहूँ कि मैं चांद को तोड़ कर ज़मीन पर ला सकता हूँ, नामुमकिन है। बट इम्प्रॉबेबल ऐसी चीज़ें जो बज़ाहिर बहुत मुश्किल हैं लेकिन हो सकती हैं, और प्रोबेबल जो बज़ाहिर आसान नहीं, और प्रोबेबल के गालिब गुमान है कि ऐसा हुआ होगा। इम्प्रॉबेबल जो सोच में पॉसिबल नहीं होना, लेकिन मतलब कि इंसान सोचे कि जी पॉसिबल, लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं लाहौर से उड़कर कराची में चला जाऊँगा, इम्प्रॉबेबल है बट प्रोबेबल भी है। कैसे? एरोप्लेन के ज़रिए, हवाई जहाज़ के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए। तो ऐसी चीज़ें इम्प्रॉबेबल जो है ये पॉसिबल के करीब तरीन है, इम्प्रॉबेबल इम्पॉसिबल के करीब तरीन है। बट ये दोनों ना तो मुमकिन है ना पूरी तरह से नामुमकिन। ये दोनों वर्ड ना तो मुमकिन है, तो ये प्रोबेबल मुमकिन के करीब तरीन है, यानी कि पॉसिबल है, हो सकता है, और इम्प्रॉबेबल नामुमकिन के करीब तरीन है, यानी कि बहुत मुश्किल है ऐसा होना। अब चलते हैं इसकी एग्जाम्पल के ऊपर। दो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्ली ऑफ एलिबाई भी कहते हैं। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब है कोई एक्सक्यूज़ लेना, वजह खड़ी करना कुछ ना करने की, और किसी वजह का होना कुछ करने का। ये विक्टिम की तरफ से, वजह का खड़ा करना, वजह का होना ना करने की, कुछ ना करने का, ये क्रिमिनल की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फैक्ट इज नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, एक जेल है, उस जेल का एक कमरा है, उस कमरे में ए, बी, सी, डी और ई 5 लोग मौजूद हैं। रात को जेलर उस कमरे में, जो बड़ा सा कशादा कमरा है, कशादा जेल रूम है, उसके अंदर 5 लोगों को इंटर कर देता है। सुबह जब देखते हैं तो ई की लाश मिलती है, वहां से ई मुर्दा हालत में पाया जाता है। अब ए, बी, सी, डी कत्ल इन चारों में से किसी एक ने किया है। बज़ाहिर अब जारी बात है, सपोज कर लेते हैं कि जी अगर एक शख्स ने कत्ल किया है, जो बाकी 3 है वो तो इररिलेवेंट है, वो तो मुतलका ही नहीं इस कत्ल के साथ। अब हकायक क्या है, फैक्ट अकरंस क्या है, ई का मर्डर होना। अब ई का मर्डर किसने किया है, ए ने भी, बी ने भी, सी ने भी, डी ने भी। अब ये तमाम रेलिवेंट भी हैं बट इररिलेवेंट भी हैं। इररिलेवेंट क्यों? क्योंकि इनमें से किसी एक ने किया होगा, बाकियों ने तो नहीं किया। अब जेलर तहकीकात करता है तो पता चलता है कि जी ए और बी को जंजीरों से बांधा हुआ था, और जो सी है वो किसी बीमारी में मुब्तला था और बेहोश था, लेकिन डी ठीक था बट सो रहा था। अब क्या होगा? प्रोबेबल है कि मर्डर डी ने किया है, बट जब तक के साबित नहीं हो जाता। साबित कैसे होगा? डिफरेंट एविडेंस से, कन्फेशन से, बाकी वो डिफरेंट वे है जरा के अंदर समझा रहा हूं। अब बी के ऊपर इल्ज़ाम होना, अब ए, बी और सी के ऊपर इल्ज़ाम होना, द फैक्ट इज नॉट रेलिवेंट। बट चूंकि ये उस जेल रूम के अंदर थे, उस रूम में थे, तो मुमकिन है कि इन्होंने भी कत्ल किया हो, डेट इज रेलिवेंट। समझ आ रही बात की? एक और एग्जांपल से आगे चल के समझाऊंगा, मजीद डिफरेंट इसके ऊपर एग्जांपल दूंगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ए, बी, सी 3 लोग हैं, और डी भी इनके साथ है, 4 जो जिंदा हैं। ए और बी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और सी ये किसी बीमारी की वजह से बेहोश पड़ा है, इसको कोई दौरा पड़ जाता है या वैसे इसको बेहोशी होगी, रात से बेहोश पड़ा है। अब डी ठीक था लेकिन सो रहा था, तो गालिब गुमान है कि इन चारों ने कत्ल किया है, बट इम्प्रॉबेबल है, नामुमकिन के करीब तरीन है कि ए, बी और सी कत्ल करे। क्यों? क्योंकि ए और बी जंजीरों में जकड़े हुए थे और सी ये बेहोश था, और प्रोबेबल है, मुमकिनात में से है कि कत्ल डी ने किया होगा। ए, बी के लिए फैक्ट इज नॉट रेलिवेंट बट बिकम रेलिवेंट, क्योंकि वो इस डाउट, इस शक के दायरे में आ चुके हैं, डेट इज रेलिवेंट। अब आते हैं प्ली ऑफ एलिबाई की तरफ। उसकी एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक्सक्यूज लेना। सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। एक शख्स है, उसका नाम ए है, बी और सी। इस एग्जांपल में हमारे पास 3 किरदार हैं, ए, बी, सी। ए के ऊपर यह इल्ज़ाम लगता है कि उसने संडे वाले दिन शाम 4 बजे बी को लाहौर की गुंजान इबाद इलाके लिबर्टी के अंदर मर्डर किया है, शाम को 4 बजे। अब इल्ज़ाम कौन लगाता है? सी। ए कहता है जनाब मैं ये मर्डर क्यों करूंगा, मेरी बी के साथ दुश्मनी नहीं, व्हाट्सएवर जो भी वो स्टोरी सुनाता है। लेकिन ए जो प्ली लेता है, जो एक्सक्यूज खड़ा करता है, ए कहता है जनाब 3:30 पर मैं साहिवाल में था। अब 4 बजे ये मर्डर होता है, 3:30 पर साहिवाल में मैं फलां एसएचओ के पास थाने में था, फलां शख्स की इयादत करने के लिए हॉस्पिटल में था, या किसी वकील साहब के चैम्बर में था, या किसी कोर्ट के अंदर था, किसी कचहरी में था। तो आधे घंटे में मैं साहिवाल से लाहौर आकर
लिबर्टी के अंदर कत्ल करके दोबारा से फिर मैं वापस साहिवाल में कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो साहिवाल से निकला ही नहीं। तो ये क्या है, एक्सक्यूज। अब बी के मर्डर से बेसिकली अगर ये कहा जाए कि बी का मर्डर हुआ लिबर्टी लाहौर के अंदर और साहिवाल के शहरी का लाहौर के मर्डर से जो कनेक्शन है वो इररेलेवेंट है, तो यहां पर क्या होगा, व्हेन फैक्ट इज नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, जब दिगर सूरतों में जो हकायक है वो मुतलका ना हो। गौर से सुनिएगा इस बात को, ये दोबारा ऐसी एग्जांपल मैं नहीं दूंगा प्ली ऑफ अली के लिए। व्हेन फैक्ट इज नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, बी का मर्डर लाहौर में हुआ, अब लाहौर के लिए फैसलाबाद इररेलेवेंट है, फैसलाबाद के सभी लोग इररेलेवेंट है, सियालकोट के, गुजरांवाला, साहिवाल, उकाड़ा, जितने भी शहर हैं, अब सभी लोगों ने तो वो कत्ल नहीं ना किया, सबके ऊपर तो शक नहीं किया जा सकता कि ये पूरे इस मुल्क के सभी लोग इस कत्ल के अंदर शामिल थे, तो कोई एक शख्स शामिल होगा ना। तो यह तमाम जो शहरों के लोग हैं वो इररेलेवेंट हैं इस अक्रंस में, इस फैक्ट में। फैक्ट क्या है, बी का मर्डर होना। लेकिन बिकम रेलिवेंट कैसे है, बिकम रेलिवेंट कैसे है, क्यों, क्योंकि बी के ऊपर इल्जाम आ गया कि इसने ए का मर्डर किया, अब ये रेलिवेंट हो गया। अब बी अपनी रेलिवेंसी के अंदर फैक्ट को शो करेगा, जो विक्टिम पार्टी है सी वो ए की फेवर में रेलिवेंसी शो करेगी। जो विक्टिम पार्टी सी है वो अपना जो उनका जो शख्स है जो मर्डर हुआ है उसकी फेवर के अंदर रेलिवेंसी शो करेगी। तो ऐसे हकायक जो बज़ाहिर इररेलेवेंट हो, लाइक अगर ये कहा जाए कोर्ट को कि जी साहिवाल के सारे लोगों की शिनाख्त करवाएं, साहिवाल के सारे लोगों को बुलवाएं, तो इररेलेवेंट है, पॉसिबल नहीं है। ऐसे फैक्ट जो इररेलेवेंट हो बट बिकम रेलिवेंट, मुतलका हो जाए किसी इल्ज़ाम की सूरत में, किसी शक डाउट की सूरत में या किसी एविडेंस की सूरत में। सेम ऐसे ही अब यहाँ पर इररेलेवेंसी किसके लिए है, विक्टिम पार्टी के लिए। अब हम अक्यूज के आते हैं, अक्यूज के रेलिवेंट फैक्ट कौन से हैं। बज़ाहिर अक्यूज के लिए भी ये इररेलेवेंट है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि जी उसने मर्डर किया है दूसरे शख्स का। रेलिवेंसी क्या क्या उसके लिए, वो अपना जो हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज है वो दिखाता है, या थाने की फुटेज दिखाता है, या कोर्ट की या कचहरी की, या किसी वकील साहब के पास बैठे फुटेज दिखाता है, या किसी वकील साहब को अपनी फेवर में गवाही दिलवाने के लिए लाता है, या किसी टूल प्लाजे के पास जिस टाइम वो गुजरा 340 पर 350 पर, तो वहाँ से वो टूल प्लाजा से जो पर्ची लेता है। एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आप ATM से पैसे निकलवाते हैं, जब भी आप टूल प्लाजे की पर्ची लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं जो किसी भी सिचुएशन के अंदर जब आप फंस जाते हैं आपको निकालने के लिए बहुत बड़ा एक ऐसा सबूत है जो आपके ढल के लिए इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा इन चीज़ों को कभी भी अवॉइड ना करें। ATM की रसीद जो निकलती है मशीन से, आप किसी टूल प्लाजा से पर्ची लेते हैं, किसी शॉप से, मेडिकल स्टोर से कुछ सामान लेते हैं, तो उसकी वजह जो आप वहाँ से जो आपका बिल बनता है, या किसी शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करते जो आप बिल बनवाते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी काउंटर एविडेंस होती हैं, जो बतौर एविडेंस आपकी फेवर में कोर्ट में पेश की जा सकती हैं। तो ऐसे अशखास जिनको ये डाउट हो कि उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा देगा, वो इन चीज़ों को ज़रूर मलहूज़े खातर रखें। और ऐसी तमाम चीज़ें जो काउंटर हैं, जो काउंटर डॉक्यूमेंटेशन है, जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंटेशन है जो कहीं से शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करते हुए या कुछ सेल परचेज करते हुए वो हासिल करते हैं, उसको ज़रूर संभाल के रखें। वो इस प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन के तहत आपको बहुत ज़्यादा बतौर अक्यूज़ फ़ायदा देंगी। तो अक्यूज के लिए क्या इररेलेवेंट है, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है, क्योंकि वो वहां पर पहुंच ही नहीं सकता। कैसे, साहिवाल से आधे घंटे में लाहौर पहुंचना और मर्डर करके वापस साहिवाल में जाना इम्प्रॉबेबल है बट नामुमकिन नहीं है। याद रखिएगा मैंने बताया कि इम्प्रॉबेबल नामुमकिन के करीब तरीन है बट नामुमकिन नहीं। क्यों नामुमकिन क्यों नहीं हो सकता है? वो किसी हेलीकॉप्टर, किसी हवाई जहाज के ऊपर उड़कर आए और लाहौर के अंदर मर्डर करके वापस चला जाए, तो मुमकिन है। हेलीकॉप्टर पर आना, मर्डर करना और वापस जाना मुमकिन है, बट बाई रोड आना ये इम्प्रॉबेबल है, ये मुमकिन के नामुमकिन के करीब तरीन है। यानी कि साहिवाल से आप 2 घंटे का जो सफ़र है वो आधे घंटे में कैसे तय करोगे, फिर वहाँ पर मर्डर करके बगैर कोई निशान सबूत छोड़े चालाकी के साथ फ़ौरन निकल जाओगे, डैट इज़ इम्प्रॉबेबल। तो ऐसे फैक्ट जो बज़ाहिर मुतलका ना हो, जो बज़ाहिर ताल्लुक़ ना रखते हों, लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से, किसी शक डाउट की वजह से उनका ताल्लुक़ बन जाए, या किसी इल्ज़ाम की वजह से उनका ताल्लुक़ बन जाए। मैंने आपको पहले लेक्चर में फैक्ट डिटेल समझाया था कि फैक्ट जनरेट कैसे होता है, फैक्ट क्रिएट कैसे होता है, इल्ज़ाम लगने से, इनकार करने से, मानने से, व्हाट्सएवर, ये तमाम मैंने डिटेल उसके अंदर बता दिया था आपको। तो लिहाजा किसी इल्ज़ाम लगने से जो रेलिवेंसी बन जाए, बस सूरत दिगर वो इररेलेवेंट हो। तो ऐसे हक़ाइक़ व्हेन फैक्ट इज़ नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, जब फैक्ट आम तौर पर, अमूमी तौर के ऊपर रेलिवेंट नहीं, बिकम रेलिवेंट बट बिकम रेलिवेंट, लेकिन मुतलका हो जाए किसी इल्ज़ाम की सूरत में, या कोई ऐसी एविडेंस आ जाए, या वहाँ से कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए जो ये साबित कर रहा है कि मर्डर इसी शख्स ने किया जो साहिवाल में रहता है। तो ये चीज़ें जब मुतलका ना हो बट किसी वजह से वो मुतलका बन जाती हैं, डेट इज़ कॉल्ड प्ली ऑफ एलिबाई या इररेलेवेंट फैक्ट बिकम रेलिवेंट फैक्ट। इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए एक शख्स है,
और बी दूसरी लड़की, एक सी है। 3 कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में भी हमारे पास। बी लड़की ये कहती है कि मेरा रेप ए ने किया है। ए मुझे इसने धोखे से अपने घर से बुलवाया किसी काम से, मैं इसके घर में गई या किसी होटल में या किसी ऐसी सुनसान वीरान जगह पर जहां पर ए ने ज़बरदस्ती सी के साथ मिलकर मेरा रेप किया। बट रेप में सी शामिल नहीं था। अब ए क्या प्ली लेता है? ए कहता है माय लॉर्ड मैं रेप कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो इम्पोर्टेंट हूँ, मैं तो ना मर्द हूँ, मेरे पास तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की जो इन्फोर्सेबिलिटी है, जो पावर है, वो ही नहीं है। तो अब ये क्या है? बेसिकली बी का ए के ऊपर इल्ज़ाम लगाना रेलिवेंट है। क्यों रेलिवेंट क्यों है? क्योंकि बी औरत है और औरत का रेप करने के लिए मर्द का होना ज़रूरी है, और मर्द के साथ साथ उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स की कैपेबिलिटी का रखना, अहलियत का रखना ज़रूरी है। अब मर्द अगर एक फिट मर्द है, एक फिट लड़का है, एक फिट शख्स है, उसके अंदर सेक्सुअल कैपेबिलिटी है, उसके अंदर इंटरकोर्स करने की सलाहियत, अहलियत है, तो डेट इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। अब इसको फर्दर प्रूव करेंगे, लेकिन इनिशियली ये इररेलिवेंट होगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबल, क्योंकि ए कहता है कि जी जनाब मैं तो इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे अंदर तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कैपेसिटी नहीं है, अहलियत नहीं, तो मैं कैसे इसका रेप कर सकता हूँ? तो व्हेन फैक्ट इज नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। रेलिवेंट कैसे है? रेलिवेंसी सिर्फ मर्द होने की हद तक है, बट इररेलिवेंट कैसे है? क्यों? क्योंकि ए सेक्स कर ही नहीं सकता। सेक्स करने के लिए जो इंटरकोर्स पार चाहिए वो ए के पास मौजूद ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और वो उसकी प्ली ले ले, तो बज़ाहिर वो फैक्ट अदरवाइज नॉट रेलिवेंट बट बिकम रेलिवेंट। रेलिवेंट क्यों बन रहा है? किसी शख्स के इल्ज़ाम लगाने से, कोई सबूत, कोई प्रूफ, कोई शक शुबा होने से। और इररेलिवेंट कैसे है? वो शख्स इनकार कर रहा है कि मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, या मैं तो ये कर ही नहीं सकता, या मेरे अंदर तो ये अहलियत ही नहीं है काम करने की, जुर्म सरजद करने की। तो ऐसे हकायक जो बज़ाहिर किसी वजह से प्ली ले ली जाए, जहाँ पर एक्सक्यूज़ ले लिया जाए कि हमने तो ये किया ही नहीं है, या हमें ये कर ही नहीं सकते, या हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं ये काम करना, दैट इज़ प्ली ऑफ अलीबाई। अब इसके अंदर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल की जो एग्जांपल मैंने आपको समझाई थी, ए बी सी डी और ई, 5 लोग हैं एक जेल में, ई का मर्डर हो जाता है, ए और बी ये इम्प्रोबेबल है कि अपनी जंजीरें तोड़कर जो है वो ई का मर्डर करें, जो सी है वो बेहोश है, तो प्रोबेबल है कि मर्डर डी ने किया होगा, प्रोबेबल है, तो डी का मर्डर करना रेलिवेंट फैक्ट है। ए बी सी के ऊपर इल्ज़ाम लगना रेलिवेंट है, बट इनका मर्डर करना इररेलिवेंट है, क्योंकि ये इस कैपेसिटी में नहीं थे, इस पोजीशन में नहीं थे ये उसका मर्डर कर सके। बट इट डज नॉट मीन कि ए बी सी मर्डर नहीं कर सकते। हो सकता है बी कुछ टाइम के लिए होश में आया हो और उसने मर्डर कर दिया हो, या ए बी की जो जंजीरें हैं वो इतनी खुली हो कि वो ई के पास जाकर उसका मर्डर कर दे और बी सो रहा है। तो ऐसे हकायक जो शक्को शुबहात के अंदर, इबहाम के अंदर मुब्तला हो, जो फर्दर इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हो, डेट इज़ कॉल्ड व्हेन फैक्ट इज़ नॉट रेलिवेंट अदरवाइज बिकम रेलिवेंट। यानी कि वो मुतलका नहीं है बज़ाहिर, बट वो मुतलका हो सकते हैं किसी एविडेंस के थ्रू। सेम ऐसे ही वो जो मर्द कहता है, वो लड़का कहता है कि मैं तो इम्पोर्टेंट हूँ, मैं तो न मर्द हूँ, मैं सेक्स कर ही नहीं सकता, मैं इंटरकोर्स कर ही नहीं सकता, मैं रेप कर ही नहीं सकता। प्रोबेबल है, हो सकता है कि वो कुछ टाइम के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, या उसने कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ की हो, या अगर उसने रेप नहीं किया तो किसी तरीके से अपने हम शक्ल से या अपने सोर्सेज प्रोवाइड करवा के उस लड़की के साथ किसी और से रेप करवाया हो, उस लड़की का रेप किसी और से करवाया हो। तो ऐसे अशखास, ऐसे लोग जहां पर बज़ाहिर ये लग रहा हो कि ये फैक्ट जो है रेलिवेंट नहीं है, बट वो बिकम रेलिवेंट कैसे बन सकते हैं? आफ्टर एविडेंस, corroboration ऑफ विटनेस, या फर्दर इंक्वायरी या फर्दर एविडेंस की वजह से। व्हेन फैक्ट इज़ नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, ऐसे हकायक जो बज़ाहिर अमूमी तौर के ऊपर मुतलका ना हो, बिकम रेलिवेंट, लेकिन मुतलका बन सकते हैं आफ्टर corroboration ऑफ एविडेंस या आफ्टर फर्दर विटनेस या फर्दर एविडेंस। आई होप ये सेक्शन आपको समझ आ गया होगा, प्ली ऑफ एलिबाई। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 25, इन सूट ऑफ डैमेजेस फैक्ट इंटेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेलिवेंट। ऐसे फैक्ट जहां पर डैमेजेस के लिए डिमांड किया गया हो, क्लेम किया गया हो, तो वहां पर कोर्ट डिटरमाइन करेगी। नेक्स्ट आर्टिकल, फैक्ट रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज अ क्वेश्चन। ऐसे फैक्ट जो कस्टम और राइट से डील करें, लाइक अगर एक शख्स है, उसके वालिद की डेथ हो जाती है, तो उसका हक है कि वो अपने बाप की जायदाद के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाए, वरासती सर्टिफिकेट बनाए, तो ये राइट से डील करने वाले फैक्ट्स हैं। अब राइट उसका कैसे डेवलप होगा? जो उसके रिलेटिव्स उसके हक में गवाही देंगे, उसका आईडी कार्ड, वालिद का आईडी कार्ड, वालिद के आईडी कार्ड के अंदर उसके असेंडेंट, डिसेंडेंट, तमाम लोगों से उसका राइट डेवलप होगा, प्रिंसिपल डेवलप होगा। कस्टम क्या है? कोर्ट एक औरत को कहती है कि जी आप
कोर्ट में अगर गवाही दे, लेकिन उस औरत का भाई या बाप कहता है जी हमारे कस्टम तहजीब सकाफत नहीं कि हमारी औरतें बाहर निकले या गैर महरमों के अंदर आएँ, तो लिहाजा हम बाहर नहीं निकल सकते, तो कोर्ट इसको कैसे डिटरमाइन करे कि आया वाकई ये लोग बापर्दा हैं, इनकी औरतें घरों से बाहर नहीं निकलती, और अगर ये साबित हो जाए डिफरेंट रेलिवेंट फैक्ट से, तो कोर्ट उनको ग्रांट कर देगी कि ठीक है जी आप घर में अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करा देते। यानी कि ऐसे फैक्ट जो किसी जो हकूक से, सकाफत और तहजीब से डील करते हो। नेक्स्ट आर्टिकल ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 27, फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंसी ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग। ऐसे फैक्ट जो किसी शख्स की ज़हनियत को, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को और बॉडी फीलिंग को शो करवा रहे हो। 3 एग्जांपल यहां पर दूंगा, स्टेट ऑफ माइंड के लिए, बॉडी के लिए और बॉडी फीलिंग के लिए। स्टेट ऑफ माइंड क्या है? एक शख्स है, एक औरत है, वो ये कहती है कि एक शख्स ने मेरा रेप करने की कोशिश की और इल्ज़ाम लगाती है ए के ऊपर। अब वो ए के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रही है? उसको लगता है कि मैं कल शाम टाइम फलां गली से गुजर रही थी और ए मुझे बहुत बुरी नज़रों से देख रहा था, बहुत बुरी नज़रों से, गंदी नज़रों से मुझे देख रहा था, और हत्तुल इम्कान गली के आखिर तक, रोड के आखिर तक, सड़क के आखिर तक ए ने मेरा पीछा किया, और जब तक मैं घर में दाखिल नहीं हुई ए मेरे पीछे आता रहा। और अब यहाँ पर क्या है, इम्प्रॉबेबल है, गालिब इम्कान है स्टेट ऑफ माइंड की वजह से कि ए के माइंड में ये लस्ट पैदा हुई, तो प्रोबेबल है ए ने अटेम्प्ट ऑफ रेप करने की कोशिश की हो, उसके घर में गया हो, उसका रेप करने की कोशिश की हो अपना मुंह ढांप कर, लेकिन जब उसे शोर मचाया, घर वाले उठे या मोहल्ले वाले उठे, लोग उठे, तो वो ए वहां से भाग गया। तो यहाँ पर इंटेंशन क्या शो हो रही है? स्टेट ऑफ माइंड। या उस औरत की फेवर में कोई और शख्स भी गवाही दे कि हमने इस घर के बाहर, यानी कि इस औरत के घर के बाहर इस शख्स को 2-3 बार देखा भी है, तो ये भी स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव कर रहा है कि आया क्यों वो उसी औरत के घर के बाहर फिर रहा है, क्यों उसने उसी औरत का पीछा किया, और अगर उसने उस औरत का पीछा किया, उसके घर के बाहर से चक्कर लगाया, तो प्रोबेबल है, मुमकिनात में से है कि रेप ऑफ, अटेम्प्ट ऑफ रेप भी इसी ने करने की कोशिश की होगी। ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी के ऐसे गेस्चर्स, लाइक कैसे गेस्चर्स? अब 2 लोगों की क्लास में लड़ाई होती है, टीचर वहां पर आ जाता है, 2 लड़कों की लड़ाई होती है, अब टीचर दोनों को समझा रहा है, एक लड़का दूसरे लड़के को पीछे से ऐसे मुक्का दिखा रहा है, निकल से बाहर तेरी मैं करना तबीयत सेट। तो बाहर जब वो निकलते हैं तो दूसरे लड़के के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, नकाब पोश। अब मुमकिन है कि चूंकि बॉडी की पोजीशन ए और बी जब क्लासरूम में थे, तो बी ए को मुक्के दिखा रहा था कि बाहर निकल, तेरे में दसना पहुंचना, हल्का सा उसके कान के अंदर कह रहा था बाहर निकल। तो मुमकिन है कि ए के ऊपर जिन्होंने अटैक किया उनके अंदर बी भी मौजूद था या वो बी के साथ ही कनेक्टेड थे। तो बॉडीली गेस्चर क्या है रेलिवेंट? कि ऐसे रेलिवेंट जिससे ये साबित हो जो जुर्म सरजद हुआ है उससे पहले उस जुर्म की इनिशिएट करने के लिए ऐसे गेस्चर शो करवाए जाए जिससे ये लगे कि जो जुर्म हुआ है इसके अंदर उस शख्स का हाथ जरूर होगा। और बॉडीली फीलिंग या जिस्म की कोई फीलिंग, एक शख्स एक घर से निकलता है, अब उस घर का जो मालिक है उसका नाम है बी, वो कहता है मेरे घर में चोरी होगी। सी कहता है कि मैंने ए को आपके घर से निकलते देखा था, लेकिन वो अपने हाथों को पीछे छुपा कर जा रहा था और इधर उधर ऊपर नीचे देख रहा था, डरा सहमा। बी का कहना है कि मेरे घर में चोरी हुई लेकिन मैंने देखा नहीं। सी कहता है कि मैंने ए को आपके घर की स्टेयर्स, सीढ़ियां नीचे उतरते देखा था और उसने हाथों में कुछ छुपाया हुआ था। तो बॉडीली फीलिंग, उसकी बॉडीली फीलिंग, उसकी जिस्मानी फीलिंग्स कैसी हैं? डरा सहमा था, छुपाया हुआ था। तो प्रोबेबल है, मुमकिनात के करीब तरीन है कि चोरी ए ने की होगी। बट अगर ये साबित कर दे कि मैंने चोरी नहीं की, तो इट डज नॉट मीन कि जो प्रोबेबिलिटी है या इनप्रोबेबिलिटी है वो 100% अक्यूज, ये सिर्फ एक अजम्पशन है ताकि कोर्ट आगे फर्दर प्रोसीड कर सके इजीली। तो लिहाजा ऐसी बॉडीली फीलिंग जिससे ये साबित हो कि चोरी इसने की है, लाइक वो डरा सहमा था, उसने कुछ छुपाया हुआ था वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 28, फैक्ट बीरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनली। ऐसे हकायक जिससे ये डिटरमाइन करना हो कि जो इसका एक्ट था वो एक्सीडेंटल था, हादसाती था या इंटेंशनली। लाइक एक शख्स है वो हवाई फायरिंग कर रहा है या किसी चीज़ का निशाना ले रहा है एयर गन से अपने घर के बाहर। एयर गन जो है वो इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं करती इंसानी बॉडी को। अब उसने किसी का निशाना लिया, निशाना वो किसी परिंदे को मारने के लिए ले रहा था, लेकिन सडनली वो निशाना किसी और शख्स को लगा एयर गन का शर और वो जख्मी हो गया। उसके फेस पर लगा, सर पे लगा या बाजू में, चेस्ट में लगा कहीं पर, जिससे उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, खून उसका निकला, उसको इंजरी पहुंची, तकलीफ हुई। अब डिटरमाइन करना है कि वाकई ए ने जो एयर गन से या किसी गन से फायर किया वो बी को जख्मी करने के लिए किया, ये इंटेंशनली था या हादसाती तौर के ऊपर था। यानी कि ऐसे हकायक जिसके अंदर ये डिटरमाइन करना हो कि ये एक्सीडेंटल है या। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 29, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। किसी बिजनेस की सूरत में, कारोबार की सूरत में जो काम किया जाएगा वो भी रेलिवेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल पढ़ दूं, व्हेन देयर इज क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन। जब ये क्वेश्चन हो क्या ये मखसूस काम डन हो गया था, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल
एक शख्स दूसरे से पूछता है या एक जज साहब अपने ऑफिस के अमले से पूछते हैं कि क्या ये मखसूस काम क्या है, वो एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझाऊंगा। क्या ये मखसूस काम हो गया है? द एग्जिस्टेंसी ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो किसी बिजनेस कारोबार की सूरत में होना था, जो किसी कारोबार की सूरत में हुआ था, अकॉर्डिंग टू विच इज नेचुरली वुड हैव बीन डन, जो कि आम तौर पर कुदरती तौर के ऊपर आम वे के मुताबिक, आम रेगुलर प्रोसीडिंग के मुताबिक डन हो जाता है, इज रेलिवेंट। फॉर एग्जांपल, कोर्ट ने ए को अपनी अदालत में तलब किया, अदालत ने ए को तलब किया, अब अदालत ने ए को नोटिस भिजवाया पोस्ट ऑफिस के थ्रू। अब पोस्ट ऑफिस वाले कहते हैं जी हम वहां पर गए तो या तो ए ने नोटिस रिटर्न कर दिया या ए ने नोटिस रिसीव ही नहीं किया और हमारा बंदा वापस आके उसने नोटिस सबमिट करवा दिया, या हमारे बंदे ने इनके घर के अंदर नोटिस दे दिया था। ए कहता है कि जी मुझे नोटिस मिला ही नहीं। अब कोर्ट ये देखती है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने हजारों लाखों पोस्ट भिजवानी है, तो उनको आपसे कोई रंजिश है कि वो आपकी ही पोस्ट नहीं भिजवाएंगे, बाकी सारी भिजवा दें, और सेम डे में सेम टाइम में उन्होंने बाकी सभी पोस्ट उस एरिया, इलाके, शहर की उन्होंने भिजवाई है, तो आपकी क्यों नहीं भिजवाएंगे? जब सबको पहुंची और किसी की कंप्लेन नहीं आई तो आपकी कंप्लेन क्यों आ रही है? तो लिहाजा ए का ये कहना कि मुझे ये नहीं मिला, ये नल एंड वाइड होगा, और पोस्ट ऑफिस का ये कहना कि जी हमने इनके घर में पोस्ट दे दी थी या इन्होंने रिसीव नहीं की, दैट इज अ रेलिवेंट फैक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल एडमिशन, इसको हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे इस टॉपिक को। टुडे आवर लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए, लेक्चर्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने तमाम हल्के अहबाब में दोस्तों के साथ। दोबारा हाजिर हूँगा एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।